हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एफएससी पार्ट 1 वेक्टर चैप्टर की प्रॉब्लम सेक्शन में शामिल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सीढ़ी है जो ज़मीन के साथ 70 डिग्री का ज़ाविया बना रही है और सीढ़ी का लेंथ हमें दिया गया है कि ये 4 मीटर लंबी सीढ़ी है और इसका वेट जो है 120 न्यूटन है। तो हमसे ये चाहते हैं कि सीढ़ी पर दीवार की तरफ से कितना फोर्स है और सीढ़ी पर फ्लोर की तरफ से कितना फोर्स है और इसका रिजल्टेंट फोर्स सीढ़ी पर कितना है। मतलब जो वाल एग्जर्ट कर रहा है, जो फ्लोर एग्जर्ट कर रहा है, फ्लोर का जो फोर्स है वो जाहिर है कि फ्रैक्शनल फोर्स होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का मजमूआ हम देखेंगे इन पे कि टोटल फोर्स लेडर पर कितना एग्जर्ट हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हम इस सीढ़ी पर लीनियर फोर्सेस कैलकुलेट कर देंगे, उसकी कुछ इक्वेशन बन जाएंगे और कुछ वेरिएबल्स इस तरह होंगे जिसको सॉल्व करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमने इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेडर है और ये एक वाल के साथ लगा हुआ है और वाल ज़मीन के साथ ये लेडर जो है ये 70 डिग्री सी एंगल बना रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फोर्सेस देखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक फोर्स तो ये है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर टोटल वेट ऑफ द लेडर है जो कि हमें गिवन है, वो है 120 न्यूटन जो है ये फोर्स है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बैलेंसिंग पॉइंट जो है वहाँ पर एक्ट करेगा। तो एक फोर्स ये डाउनवर्ड हो गया। अच्छा, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स है वो यहाँ पर है कि जब ये लेडर ज़मीन पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो ज़मीन लेडर पर फोर्स एक्सर्ट करता है और वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो एक ये है और दूसरा ये है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेडर चाहता है कि ये इस तरफ पुश हो जाए और ये फोर्स किधर से लगता है, ये वाल की तरफ से लगता है। तो ये इस डायरेक्शन में है, वाल लेडर पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है जो यहाँ पर अपेयर होता है। लेकिन यहाँ पर ये एज जो होता है जो ईंड लेडर का है ये इस तरफ मूव नहीं करता क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जो कि वाल की तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स वाल एक्सर्ट कर रहा है लेडर पर वो है फ्रॉम बी टू ई या फ्रॉम सी टू ए, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो मौजूद है वो ए से सी की तरफ एक्ट करता है। तो ये दो फोर्सेस हो गए, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो फोर्सेस हमारे पास हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं कि वाल का जो फोर्स है वो असल में इस डायरेक्शन में है और उसको हमने एफ वाल कह दिया। इसी तरह जो इस फोर्स को बैलेंस करता है वो असल में एक्स डायरेक्शन में है और वो है फ्रैक्शनल फोर्स। तो ये दो फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं ये। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि असल में ये बातें जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आती है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम यूज़ करते हैं तो लीनियर फोर्सेज जो है उनको हम बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दो लीनियर फोर्सेज जो कि हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब वर्टिकली भी हमने कहा कि दो फोर्सेस है वो एक ये है कि एक ऊपर की तरफ है जो ज़मीन एक्सर्ट करता है लेडर पर और दूसरा लेडर का वेट है जो डाउनवर्ड है। और चूंकि इम्पैक्ट पॉइंट ये है तो इसलिए ये फोर्सेस सारे इस पॉइंट पर जमा होते हैं। तो इस पॉइंट पर एक वर्टिकल फोर्स है एक डाउनवर्ड फोर्स है। वर्टिकल फोर्स को हमने एफ वाई कह दिया और जो वर्टिकल के अपोजिट फोर्स है डाउनवर्ड उसको हमने वेट कहा है और वो गिवन है 120 न्यूटन के बराबर है। तो ये दो फोर्सेस भी एक दूसरे के बराबर है। तो इससे एक और इक्वेशन हम लिख देते हैं कि एफ वाई इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 120 न्यूटन। तो ये हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन बन गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें वाल का फोर्स मालूम हो जाए तो एफ वाई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वाल का फोर्स जो है वो कितना एक्सर्ट करता है हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इस पॉइंट को ए पॉइंट को हम पिवट कंसिडर कर ले, ए पॉइंट को ये याद रहिए इस डायग्राम को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके लिखा है। तो ए पॉइंट को अगर हम पिवट कंसिडर कर ले तो वाल की तरफ से इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पर जो वेट है वो असल में डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका जो टार्क है वो इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो इट मीन के जो वेट की वजह से टार्क पैदा हो रहा है और जो वाल के फोर्स की वजह से टार्क पैदा हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं तो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि वाल और वेट का जो टार्क है दोनों बराबर है। और हमें ये भी पता है कि टार्क जो है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है और हमें ये भी पता है कि आर जो है वो असल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स होता है। ये फोर्स के पॉइंट या जिधर लाइन ऑफ फोर्स होता है या जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करता है तो वहाँ से लेकर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोमेंट आर्म कहते होते थे। तो यहाँ पर मोमेंट आर्म हमने ए ई लिया हुआ है। ए क्यों लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है तो फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मोमेंट आर्म कंसीडर कर रहे हैं। और याद रखें कि अगर हम बी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो इधर से जो टार्क एक्सर्ट हो रहा है तो ये सारा लेडर जो है
इसके रेडियल वेक्टर में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ से ये पिवट पॉइंट है और फोर्स यहाँ से एक्सर्ट हो रहा है, तो ये जो दायरा बनाएगा वो इतना बड़ा, यूँ इस तरह कुछ इसका दायरा बनेगा ये, तो एक टारगेट डायरेक्शन में। लेकिन इसके बरक्स ये फोर्स अगर आप देख रहे हैं तो ये फोर्स जो है, चूंकि इसका रेडियल वेक्टर फिर छोटा सा बन जाता है, पिवट से यहाँ तक पोजीशन, यहाँ तक डिस्टेंस जो है, तो उसका दायरा भी छोटा सा बनेगा। तो इन दोनों के जो रेडियल वेक्टर है और जो मोमेंट आर्म है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो अगर हमने ए बी के लिए कैलकुलेट करना है तो ए बी के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स के डायरेक्शन को हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है वर्टिकल परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो ए ई जो है इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, आर जो है उसको कंसीडर कर लेंगे, या मोमेंट आर्म। तो ए ई इसके लिए बन गया। अब हमें पता है कि क्रॉस को अगर हम खत्म करेंगे तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इस साइड पे भी लग जाएगा, इस साइड पे भी लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एडी, यहाँ पर ए हमने कंसीडर किया तो इसके लिए हम एडी कंसीडर करेंगे। एडी इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, आपको दिख रहा है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में है। जब फोर्स इस डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो हमने फिर क्या कंसीडर करना है, हमने एडी जो है वो मोमेंट आर्म जो है वो कंसीडर करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो ये बनता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बनता है। याद रहे परपेंडिकुलर फोर्स के साथ हम लेंगे, तो यहाँ पर फोर्स चूंकि डाउनवर्ड है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स चूंकि इस तरफ है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो परपेंडिकुलर हमने ये कंसीडर किया। तो इसके लिए मोमेंट आर्म जो है वो एडी है, तो एक के लिए ए बन गया, दूसरे के लिए एडी बन गया। दोनों का क्रॉस अगर हम खत्म कर ले तो साइन दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यू बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या होता है, हम एडी और ए को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम डायग्राम को देखें, एडी ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है, तो इसका हाफ जो है वो हो जाएगा 1/2 ऑफ 4, तो वो हो जाएगा 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। मीन यहाँ पर जो डिस्टेंस ये बनता है ये होगा 2 मीटर। तो अगर हम एडी को कंसीडर कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस के लिए हमने ये 2 मीटर वाला साइड लेना है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है उसका ये 2 मीटर हो गया। यहाँ पर हमारे पास 70 डिग्री एंगल बन गया और हमें ये चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज का अगर हम cos ऑफ 70 ले ले तो ये हमें क्या देगा, ये हमें बेस दे देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हम जब यहाँ पर एडी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या लिया है, हमने लिया है ए एफ का, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए एफ का हमने cos थीटा लिया हुआ है, तो ए एफ का cos थीटा ले तो इस तरह है। और हमें पता है कि ए एफ जो है वो जो कि असल में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो वो हाफ 4 मीटर है, तो वो 2 मीटर बन गया। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया cos 70 से, तो हमारे पास ये बन गया। इसी तरह अगर हम ए ई को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए ई आप देख रहे हैं ए और ई ये डिस्टेंस है, तो ए ई को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये असल में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड जो ये बराबर है, तो बी सी असल में ए ई के बराबर है, तो इसको हम ए ई भी लिख सकते हैं। तो ये असल में इस हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये असल में ए और बी का साइन थीटा है, और थीटा जो है वो हमें पता है कि 70 डिग्री है। तो जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसको क्या लेंगे, बी ए साइन ऑफ 70 डिग्री, तो बी ए अब तो 4 मीटर है, हमें पता है 4 मीटर हमने लगा दिया, और साइन 70 जब लगाते हैं तो ये बन गया। जब दोनों डिस्टेंसेज हमारे पास फाइंड हो गई तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 3 में इसको लगाते हैं। जब इक्वेशन 3 में लगाते हैं तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस ए ई और ये हो गया ए डी, दोनों डिस्टेंसेज हमने लगा दिए, हमारे पास इक्वेशन यू बन गया। अब ये सारे डिजिट से इसको हम कन्वर्ट कर देते, शिफ्ट कर देते हैं उस साइड पर, तो हमारे पास वॉल का फोर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, और वो 21.85 ये हो गया। और ये हमने शुरू में बताया था कि असल में जो वॉल का फोर्स है, वॉल की तरफ से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो असल में फ्रिक्शन के बराबर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो असल में हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को कैलकुलेट कर दिया, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कैलकुलेट हो गया, और एफ ऑफ वाई जो है वो ऑलरेडी हमें पता था कि इसके बराबर है। तो जब दोनों फोर्सेस कैलकुलेट हो गई तो अब टोटल फोर्स को हम पिथागोरियन थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप हम ट्राइंगल को लिखे तो कुछ इस तरह होगा, ये हमें चाहिए, और ये एफ वाई हो गया, और ये जो है एफ एक्स और एफ वाई दोनों हमें मिल गए। अब पिथागोरियन थ्योरम यूज़ करें तो ये इसका स्क्वायर जो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जिस तरह हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह हो जाएगा। और ये वैल्यूज हम जब पुट कर देते हैं तो ये ऑलमोस्ट 121.9 मतलब अबाउट 122 न्यूटन बन जाता है। तो यही प्रॉब्लम है, और इसका हर्ट जो है वो असल में यही डायग्राम है। आप डायग्राम को समझोगे, फिर 2 कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आप इक्विलिब्रियम को आप यूज़ करेंगे, तो ईजिली जो है ये फिर सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच।